हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं और इन एमसीक्यूज में मार्क्स स्कोर करना भी काफी ज्यादा आसान होता है। इसीलिए मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए क्लास 10th हिस्ट्री के सबसे पहले चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के ऑल एमसीक्यूज। हिस्ट्री के एमसीक्यूज बाकी के सोशल साइंस सब्जेक्ट से थोड़े से डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनमें आपसे क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस या फिर इमेज और पेंटिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। इसीलिए इनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारी आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टोटल 45 एमसीक्यूज जो कवर करते हैं चैप्टर 1 के सभी टॉपिक्स को। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देख लेते हैं हमारा सबसे पहला एमसीक्यू, जो कि एक 2 स्टार एमसीक्यू है। 2 स्टार का मतलब क्या हुआ कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादातर पूछा जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन के आने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं। तो चलिए रीड कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर 4 इवेंट्स दिए गए हैं। आप सभी को इन चारों इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब कि आपको इन चारों ही इवेंट्स को करेक्ट टाइम ऑर्डर में प्लेस करना है। मतलब जो इवेंट पहले हुआ वो आप पहले अरेंज करेंगे, पहले रखेंगे, और जो इवेंट बाद में हुआ वो उसके बाद। ठीक है, तो इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें इन इवेंट्स को अरेंज करना है। तो चलिए एक एक करके इन इवेंट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला इवेंट है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। हम सब ने ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में अच्छे से पढ़ा है। ये ट्रीटी साइन हुई थी ऑटोमन एम्पायर एंड ग्रेट पावर्स के बीच में, जिसके वजह से ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिली थी। कब? इन 1832। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई थी 1832 में। उसके बाद दूसरा इवेंट है डिफीट ऑफ नेपोलियन। तो नेपोलियन बोनापार्ट का डिफीट कब हुआ था? इन 1815। उसके बाद तीसरा इवेंट है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। हम सब ने पढ़ा था कि इटली को यूनिफाई किया गया था 1861 में, जिसके बाद यूनिफाइड इटली के राजा बने थे विक्टर इमैनुअल II। तो इटली का यूनिफिकेशन कब हुआ था? 1861 में। उसके बाद फोर्थ इवेंट यहाँ पे दिया गया है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का यूनिफिकेशन कब हुआ था? 1871 में, जिसके बाद जर्मनी का मतलब कि जर्मनी नेशन, यूनिफाइड जर्मनी के राजा बने थे काइजर विलियम I। तो जर्मनी का यूनिफिकेशन कब हुआ? 1871 में। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे पहला इवेंट यहाँ पर कौन सा हुआ था? डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। उसके बाद साइन हुई ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832। उसके बाद थर्ड इवेंट यहाँ पर हमारा होगा यूनिफिकेशन ऑफ इटली इन 1861, और लास्ट इवेंट यहाँ पर होगा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जो हुआ था 1871 में। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सही आंसर क्या होगा? 2, 1, 3 एंड 4। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शंस में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, 2, 1, 3 एंड 4। तो इसी के साथ हमने सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के तरफ, जो एक 1 स्टार एमसीक्यू है। 1 स्टार का मतलब क्या हुआ कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए रीड कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। द जर्मन फिलोसोफर योहान गॉटफ्रीड बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ थॉट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो जर्मन फिलोसोफर थे योहान गॉटफ्रीड, वो कौन से स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। मतलब कि वो इनमें से कौन सी आइडियोलॉजी पर विश्वास रखते थे। आपके ऑप्शंस हैं ए सोशलिस्ट, बी रोमांटिसिस्ट, सी लिबरलिस्ट या फिर डी मार्क्सिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हम सब ने ये पढ़ा है कि जर्मन फिलोसोफर योहान गॉटफ्रीड हर्डर बिलोंग करते थे रोमांटिसिस्ट आइडियोलॉजी से, स्कूल ऑफ थॉट से। उनका ये मानना था कि हम कल्चर के आधार पर नेशन को फॉर्म कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर क्या है? बी रोमांटिसिस्ट।
अब आगे बढ़ते हैं थर्ड एमसीक्यू के तरफ। बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम विच किंगडम फॉलोइंग द जुलाई रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जुलाई रेवोल्यूशन के बाद बेल्जियम कौन से किंगडम से अलग हो गया था। आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, प्रशियन एम्पायर, ऑस्ट्रियन एम्पायर या फिर यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स। हम सबने ये पढ़ा था कि कैसे जब फ्रांस में 1830 जुलाई में जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था तो उसके बाद और भी कई सारे देश और भी कई सारी टेरिटरीज इंस्पायर हो गई थी, जिसके वजह से बेल्जियम के अंदर ब्रसेल्स में भी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे, जिसके वजह से क्या हुआ था, बेल्जियम अलग हो गया था यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड से। तो क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स। इसी के साथ हमने क्वेश्चन 3 को भी सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। A large part of the Balkan region was under the control of which empire? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो बॉल्कन रीजन था उसका लार्ज पार्ट कौन से एम्पायर के कंट्रोल में आता था। आपके ऑप्शंस हैं ए रशियन एम्पायर, बी ऑटोमन एम्पायर, सी हैब्सबर्ग एम्पायर या फिर डी जर्मन एम्पायर। इसका करेक्ट आंसर क्या है, हम सब जानते हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑटोमन एम्पायर, जो कि एक इस्लामिक एम्पायर था। ठीक है, तो ऑटोमन एम्पायर ही कंट्रोल करता था लार्ज पार्ट ऑफ द बॉल्कन रीजन। अब बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू के तरफ। The civil code, also known as the Napoleonic Code, was enacted in which year? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर से यहाँ पर आपको बताना है कि जो सिविल कोड था, जिसे हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं, उसे कब इनैक्ट किया गया था, किस साल लागू किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं ए 1798, बी 1800, सी 1808 या फिर डी 1804। हमने काफी डिटेल में नेपोलियनिक कोड के बारे में पढ़ा है, इसलिए हमें पता है कि इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी 1804। इसीलिए हम नेपोलियनिक कोड को सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी 1804। अब बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू के तरफ, जो कि एक 2 स्टार एमसीक्यू है। From which of the following countries Giuseppe Garibaldi belong to? यहाँ पर आप सभी को बताना है कि Giuseppe Garibaldi कौन से देश से बिलोंग करते थे। आपके ऑप्शंस हैं ए ऑस्ट्रिया, बी इटली, सी ग्रीस या फिर डी स्पेन। तो Giuseppe Garibaldi कहाँ से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे इटली से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इटली। ये इटली के एक काफी फेमस फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। Who led the failed revolt against British dominance in Ireland in 1798? यहाँ पर आपको बताना है कि आयरलैंड में ब्रिटिश डोमिनेंस के अगेंस्ट किसने एक रिवोल्ट को शुरू किया था 1798 में। आपके ऑप्शंस हैं ए ज्यूसेपे मजीनी, बी लॉर्ड बायरन, सी वुल्फटोन या फिर डी विक्टर इमानुएल टू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर हम बात करें ज्यूसेपे मजीनी की तो हम जानते हैं कि ये इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें लॉर्ड बायरन की, तो लॉर्ड बायरन एक ब्रिटिश थे, लेकिन उन्होंने काफी मेजर रोल प्ले किया था ग्रीस के इंडिपेंडेंस में, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें विक्टर इमानुएल टू की, तो विक्टर इमानुएल टू तो किंग थे सर्दिनिया पीडमोंट के और उसके बाद यूनिफाइड इटली के, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी वुल्फटोन। वुल्फटोन ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, मतलब कि यूनाइटेड आयरिशमैन के साथ मिलकर एक रिवोल्ट शुरू किया था 1798 में आयरलैंड में ब्रिटिश डोमिनेंस के अगेंस्ट, लेकिन ये रिवोल्ट फेल हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी वुल्फटोन।
अब बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू के तरफ। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, दे आर assertion एंड रीजन, रीड बोथ द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये एक assertion एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक assertion दिया गया है। assertion का मतलब है एक स्टेटमेंट, एक क्लेम, मतलब कि एक दावा करना, ठीक है। और एक रीजन दिया गया है, मतलब कि एक स्टेटमेंट दी गई है जो कि assertion के लिए दी गई है, assertion के एक्सप्लेनेशन में दी गई है। आपको यहाँ पर assertion एंड रीजन दोनों को पढ़ना है, समझना है और फिर करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो चलिए इन दोनों को समझ लेते हैं और शुरुआत करते हैं assertion के साथ। The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was Balkan। यहाँ पे लिखा गया है, ये स्टेटमेंट दी गई है कि बॉल्कन रीजन एक सीरियस सोर्स बन गया था नेशनलिस्ट टेंशंस का इन यूरोप आफ्टर 1871। ठीक है, इसके बाद रीजन में क्या लिखा है? A large part of Balkan region was under the control of the Ottoman Empire। मतलब कि एक लार्ज हिस्सा बॉल्कन रीजन का कंट्रोल में आता था ऑटोमन एम्पायर के। तो हमने यहाँ पर assertion भी समझ लिया है और रीजन भी समझ लिया है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब कि assertion भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन सही एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion के लिए। ऑप्शन बी में लिखा है both A and R are true and R is not the correct explanation of A। मतलब कि assertion भी सही है और reason भी सही है, true है, लेकिन reason सही explanation नहीं है assertion के लिए। ऑप्शन C में लिखा है A is true but R is false। मतलब कि assertion सही है लेकिन reason गलत है। और ऑप्शन D में लिखा है A is false but R is true। मतलब कि assertion गलत है लेकिन reason सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर हम बात करें assertion की तो assertion यहाँ पे सही है, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि बॉल्कन रीजन 1871 के बाद एक सीरियस सोर्स बन गया था नेशनलिस्ट टेंशन का इन यूरोप। ठीक है, तो assertion यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें रीजन की तो रीजन भी सही है क्योंकि बॉल्कन रीजन का लार्ज पार्ट ऑटोमन एम्पायर के अंडर ही आता था। तो assertion एंड रीजन दोनों ही हमारे यहाँ पे ट्रू है, करेक्ट है। अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की तो क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion के लिए? जी हाँ, ये एक्सप्लेनेशन सही है। क्यों सही है? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि कैसे बॉल्कन रीजन का लार्ज पार्ट ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में आता था, जिसके वजह से बॉल्कन रीजन में नेशनलिज्म का राइज हुआ और कॉन्फ्लिक्ट्स भी काफी ज्यादा बढ़ने लग गए जब ऑटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन होने लगा। इसीलिए यहाँ पे आज सही एक्सप्लेनेशन है ए के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। Which of the following was not a feature of the Napoleonic Code? यहाँ पर आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि नेपोलियनिक कोड का फीचर नहीं था। ठीक है, तो ये भी नेपोलियनिक कोड से रिलेटेड ही एक इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके ऑप्शंस हैं ए इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कि कानून के सामने सब इक्वल हैं। बी राइट टू प्रॉपर्टी, सबके पास प्रॉपर्टी का अधिकार है। सी प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, मतलब कि जन्म के आधार पर प्रिविलेजेस दिए जाएंगे। या फिर ऑप्शन डी अबॉलिशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम, मतलब कि फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि फीचर नहीं था नेपोलियनिक कोड का? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। हमने ये पढ़ा था कि कैसे नेपोलियनिक कोड के अंदर प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ को खत्म कर दिया गया था। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू के तरफ। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड। तो ये एक मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है और आपको इन दोनों को मैच करना है। लिस्ट 1 में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको इटली के लीडर्स और कुछ रेवोल्यूशनरीज के नाम दिखेंगे। ठीक है, और लिस्ट 2 में उनकी पोजीशंस, उनके रोल्स के बारे में आपको लिखा हुआ दिखेगा। तो हमें इन दोनों को आपस में मैच करना है। तो चलिए एक एक करके ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है।
सबसे पहले लिखा है यहाँ पे विक्टर इमैनुअल टू। विक्टर इमैनुअल टू कौन थे? ये राजा थे सर्दिनिया पीडमोंट के, जिन्होंने लीड किया था यूनिफिकेशन ऑफ इटली के प्रोसेस को, जिसके बाद ये यूनाइटेड इटली के क्या बने थे? राजा बने थे। तो ऑप्शन 1 को हम किससे मैच करेंगे यहाँ पर? ऑप्शन बी के साथ, मतलब कि किंग ऑफ यूनिफाइड इटली। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर ज्यूसेप्पे मज़ीनी। ज्यूसेप्पे मज़ीनी कौन थे? ये इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, जिन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज को फॉर्म किया था, यंग यूरोप एंड यंग इटली, और इन्होंने ही ये आइडिया दिया था कि हमें इटली को यूनिफाई करना चाहिए, जिसके लिए इन्होंने मूवमेंट की भी शुरुआत करी थी। तो इनके नाम को हम किससे जोड़ेंगे? ऑप्शन सी के साथ, मतलब कि यंग इटली मूवमेंट। इसके बाद थर्ड यहाँ पे दिया है ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी। हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन में इनके बारे में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी एक फ्रीडम फाइटर थे इटली के, जिन्होंने काफी बड़ा रोल प्ले किया था इटली के यूनिफिकेशन में, क्योंकि इन्होंने सदर्न इटली को कॉन्कर करा था, और सदर्न इटली में आता था किंगडम ऑफ द 2 सिसिलीज। तो इनको हम किसके साथ मैच करेंगे? ऑप्शन ए के साथ, मतलब कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ द 2 सिसिलीज। इसके बाद आखिरी में है काउंट के वॉर। काउंट के वॉर कौन थे? ये प्राइम मिनिस्टर थे सर्दिनिया पीडमोंट के, जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि ये जाएं और इटली को यूनिफाई करें। ठीक है, तो 4 को हम किसके साथ मैच करेंगे? यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ। तो 1 का करेक्ट आंसर है बी, 2 का करेक्ट आंसर है सी, 3 का करेक्ट आंसर है ए, और 4 का करेक्ट आंसर है डी। तो इसके अकॉर्डिंग हम हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। ये एक 2 स्टार क्वेश्चन है, मतलब कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Which one of the following ideologies were the European governments driven by after the defeat of Napoleon in 1815? यहाँ पर आपको बताना है कि 1815 में नेपोलियन के डिफीट के बाद जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स थी वो कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही थी। आपके ऑप्शंस हैं ए सोशलिज्म, बी कंजर्वेटिज्म, सी लिबरलिज्म, या फिर डी रोमांटिसिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर हम बात करें सोशलिज्म की, तो सोशलिज्म में ये माना जाता है कि सोसाइटी में, समाज में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, वेल्थ का। तो क्या ये सही जवाब है? नहीं, ये सही नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें लिबरलिज्म की, तो लिबरलिज्म में ये माना जाता है कि देश के अंदर, सोसाइटी के अंदर फ्रीडम होनी चाहिए, इकोनॉमी की, पॉलिटिकली, मार्केट में भी फ्रीडम होनी चाहिए। तो क्या ये सही है? जी नहीं, ये भी गलत है। और अगर हम बात करें रोमांटिसिज्म की, तो रोमांटिसिज्म तो एक कल्चरल मूवमेंट था, एक ऐसी आइडियोलॉजी थी जिसमें यह माना जाता है कि कल्चर के आधार पर हम नेशनलिज्म को स्प्रेड कर सकते हैं और नेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या ये सही है? जी नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी कंजर्वेटिज्म, क्योंकि कंजर्वेटिज्म में ये माना जाता है कि हमें कंजर्व करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, मतलब कि प्रोटेक्ट करना चाहिए पुराने ट्रेडिशंस को, इंस्टीट्यूशंस को। इसीलिए 1815 में नेपोलियन के डिफीट के बाद यूरोपियन गवर्नमेंट्स कंजर्वेटिज्म को ही फॉलो करती हैं और रिस्टोर कर देती है मोनार्की को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या है? बी कंजर्वेटिज्म। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी एक क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन ही है। यहाँ पर 4 इवेंट्स दिए गए हैं जिन्हें आपको अरेंज करना है। तो चलिए देख लेते हैं इन इवेंट्स को। सबसे पहला इवेंट है नेपोलियनिक वॉर्स। नेपोलियनिक वॉर्स कब शुरू हुई थी? जब नेपोलियन बोनापार्ट ने इन्वेड कर दिया था इटली में। कब? 1797 में। ठीक है, उसके बाद दूसरा इवेंट है कांग्रेस ऑफ वियना। कांग्रेस ऑफ वियना कब हुई थी? 1815 में, जब नेपोलियन को हरा दिया गया था, डिफीट कर दिया गया था, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना भी साइन हुई थी। इसके बाद तीसरा इवेंट है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की शुरुआत कब हुई थी? 1822
1971 में। और फिर आखिरी में इवेंट दिया गया है राइज ऑफ बॉल्कन नेशनलिज्म। तो बॉल्कन नेशनलिज्म का राइज कब हुआ था? 1871 के बाद। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर होगी नेपोलियनिक वॉर्स, उसके बाद कांग्रेस ऑफ वियना जो हुई 1815 में, फिर आएगी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुई 1821 में, और आखिरी में राइज ऑफ बॉल्कन नेशनलिज्म। तो करेक्ट ऑर्डर है 1, 2, 3 एंड 4, मतलब कि जिस ऑर्डर में ये क्वेश्चन दिया गया है वही ऑर्डर हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू के तरफ। द लेटर्स फॉलिंग आउट ऑफ द बैग इन द पिक्चर सिंबलाइज। तो ये एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है कि इस इमेज में, इस पिक्चर में ये जो लेटर्स हैं जो बैग से बाहर गिर रही हैं, ये लेटर्स क्या सिंबलाइज करती हैं, इन लेटर्स का क्या मतलब है। आपके ऑप्शंस हैं ए, न्यू लॉज ऑफ द नेपोलियनिक कोड, मतलब कि इन लेटर्स का मतलब है वो सभी नए लॉज जो कि नेपोलियन लेकर आए थे। ऑप्शन बी है टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल, मतलब कि ये लेटर्स का मतलब है वो सभी टैक्सेस जो कि लोगों से कलेक्ट किए गए। ऑप्शन सी है नेम्स ऑफ द टेरिटरीज नेपोलियन लॉस्ट, मतलब कि इनमें उन सभी टेरिटरीज के नाम है जो कि नेपोलियन हार गए थे। और ऑप्शन डी है सीक्रेट मैसेजेस टू द जैकोबिन क्लब्स, मतलब कि इन लेटर्स में सीक्रेट मैसेजेस हैं जो कि जैकोबिन क्लब्स के लिए भेजे जा रहे थे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? हमने इस पिक्चर को अच्छे से हमारे लेक्चर में डिस्कस किया था। इसका करेक्ट आंसर हमें पता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नेम्स ऑफ द टेरिटरीज नेपोलियन लॉस्ट। तो इसके साथ हमने क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू के तरफ। मैच द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ एलिगोरी ऑफ जर्मानिया विद इट्स सिग्निफिकेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर ये भी एक मैच द फॉलोइंग टाइप का ही क्वेश्चन है। एक तरफ एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं एलिगोरी ऑफ जर्मानिया के। जर्मानिया कौन थी? जर्मानिया एक एलिगोरी है ऑफ द जर्मन नेशन। ठीक है, तो जर्मानिया के एलिगोरी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर दिए गए हैं, और इस साइड है सिग्निफिकेंस, मतलब कि उन कैरेक्टरिस्टिक्स का, एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, वो यहाँ पर ऑप्शंस में दिया गया है। तो आपको एट्रीब्यूट्स को सिग्निफिकेंस के साथ मैच करना है। तो चलिए एक एक करके इन्हें मैच कर लेते हैं और सबसे पहले एट्रीब्यूट को देख लेते हैं। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट क्या है? ब्रोकन चेन्स। ब्रोकन चेन्स का मतलब क्या होता है? आजादी, मतलब कि फ्रीडम। तो ब्रोकन चेन्स का मीनिंग क्या हुआ? बीइंग फ्री। तो यहाँ पे 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बीइंग फ्री। इसके बाद दूसरा एट्रीब्यूट है ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल। हम सब ने जर्मानिया के एलिगोरी में ये देखा है कि उनके चेस्ट में वो एक ब्रेस्ट प्लेट पहनती हैं जिसके ऊपर एक ईगल बना होता है। तो ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है स्ट्रेंथ को, हिम्मत को। तो 2 को हम किसके साथ मैच करेंगे? सी, स्ट्रेंथ के साथ। इसके बाद है क्राउन ऑफ ओक लीव्स। ये तो बहुत ही आसान है। हमने एलिगोरी ऑफ जर्मानिया में हमेशा देखा है कि वो एक क्राउन पहनती हैं ओक लीव्स का, और ओक लीव्स का मतलब क्या होता है? हीरोइज्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, हीरोइज्म। इसके बाद आखिरी में है स्वॉर्ड। स्वॉर्ड यानी कि तलवार, और तलवार क्या सिंबलाइज करती है? रेडीनेस टू फाइट, मतलब कि लड़ने के लिए हमेशा तैयार। तो यहाँ पे 1 का करेक्ट आंसर है डी, 2 का करेक्ट आंसर है सी, 3 का करेक्ट आंसर है ए, और 4th का करेक्ट आंसर है बी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। Who celebrated the Polish national struggle through his operas and music? किसने अपने operas and music के थ्रू Polish national struggle को सेलिब्रेट किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए, Giuseppe Mazzini, बी, लॉर्ड बायरन, सी, योहान गॉटफ्रीड, या फिर डी, कैरोल कर्पिंस्की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कैरोल कर्पिंस्की। हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से पोलैंड डिवाइड हो गया था, बट गया था डिफरेंट ग्रेट पावर्स के बीच में,
जिसके वजह से वहां पर लोगों के बीच में नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए कैरोल कर्पिंस्की ने अपने ओपेराज और म्यूजिक का इस्तेमाल किया था और उनके स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू के तरफ। Which group of countries collectively defeated Napoleon Bonaparte in 1815? यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन सी वो कंट्रीज थी जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था 1815 में। आपके ऑप्शंस हैं ए ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, बी ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, सी ब्रिटेन, रशिया, नेदरलैंड्स एंड जर्मनी, या फिर डी ब्रिटेन, लग्जमबर्ग, जर्मनी एंड इटली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ। When was Zollverein formed? ये तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपको बताना है कि Zollverein जो कि एक कस्टम यूनियन थी वो कब फॉर्म की गई थी। ऑप्शंस हैं ए 1830, बी 1934, सी 1834 या फिर डी 1835। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1834। अब बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। Who remarked when France sneezes the rest of Europe catches a cold? तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने दी थी, किसने बोला था when France sneezes the rest of Europe catches a cold? आपके ऑप्शंस हैं ए Giuseppe Mazzini, बी ड्यूक मेटर्निच, सी लुई फिलिप या फिर डी नेपोलियन बोनापार्ट। करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ड्यूक मेटर्निच। ड्यूक मेटर्निच ने ही ये बोला था कि जो भी फ्रांस में होता है बाकी के यूरोप में भी होने लग जाता है। और इसी के साथ साथ इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी जहां पर इन्होंने बोला था मजीनी के लिए कि मजीनी हमारे ऑर्डर के सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमी है। ठीक है, तो इन दोनों फ्रेजेस के बारे में, इन दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। Which of the following countries is considered as the cradle of civilization? आपको यहाँ पर बताना है कि इन चारों में से कौन सी कंट्री को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन बोला जाता है। क्रेडल का मतलब क्या होता है? पालना। तो किसको बोला जाता है क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन? आपके ऑप्शंस हैं ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी ग्रीस या फिर डी जर्मनी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी ग्रीस। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग सेंट्रल पावर्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मतलब कि कौन सी ऐसी पावर्स है जो कि सेंट्रल पावर्स थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल थी। ठीक है, आपके ऑप्शंस है ए जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन टर्की, बी ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, सी इटली, जापान एंड रशिया या फिर डी यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन टर्की। ये पावर्स इन्वॉल्व थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और ये किसका पार्ट थी? सेंट्रल पावर्स का पार्ट थी। ठीक है, तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन 20 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू के तरफ। Which of the following societies was found in Bern? आपको यहाँ पर बताना है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी सोसाइटी थी जो कि बर्न में फाउंड करी गई थी। आपके ऑप्शंस हैं ए यंग इटली, बी यंग जर्मनी, सी यंग ब्रिटेन या फिर डी यंग यूरोप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हम ये जानते हैं कि बर्न में जो सोसाइटी फॉर्म करी गई थी वो जिउसेप्पे मजीनी ने फॉर्म करी थी और वो कौन सी सोसाइटी थी? वो थी यंग यूरोप। मजीनी ने दो सोसाइटीज फॉर्म करी थी, एक यंग इटली मार्से में और दूसरी यंग यूरोप बर्न में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यंग यूरोप। अब बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू के तरफ। On which of the following modern aspects did the new German place strong emphasis? यहाँ पर आपको बताना है
किन चारों में से कौन से एस्पेक्ट्स पर न्यू जर्मन नेशन ने सबसे ज्यादा एम्फेसिस दिया था? ठीक है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स दिए गए हैं? सबसे पहले करेंसी। तो क्या करेंसी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया था न्यू जर्मन नेशन ने? जी हाँ, ये करेक्ट है, करेंसी पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिया गया था। उसके बाद है बैंकिंग। बैंकिंग पर दिया गया था क्या स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस? जी हाँ, बैंकिंग पर भी काफी स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिया गया था न्यू जर्मन स्टेट द्वारा। इसके बाद है लीगल सिस्टम। तो लीगल सिस्टम के ऊपर क्या स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिया था न्यू जर्मन नेशन ने? जी हाँ, लीगल सिस्टम के ऊपर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया गया था, रिफॉर्म्स भी लाए गए थे। तो 1, 2 एंड 3 तो अब तक करेक्ट है। अब बात करते हैं फोर्थ एस्पेक्ट की, जो है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? जो जनसंख्या होती है, जो पॉपुलेशन होती है किसी भी एक रीजन की, उस पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ डिटेल्स, जैसे कि लोगों की क्या उम्र है, वो क्या काम करते हैं, क्या जेंडर है। ठीक है, तो क्या डेमोग्राफी के ऊपर ध्यान दिया था न्यू जर्मन नेशन ने? जी नहीं, डेमोग्राफी के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या है? 1, 2 एंड 3। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे ऑप्शंस में करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ओनली 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। Two statements are given below. They are assertion and reason. Read both the statements and choose the correct option. तो ये भी assertion reason based question ही है। तो चलिए assertion and reason दोनों को पहले समझ लेते हैं। Assertion में लिखा है The Act of Union 1701 between England and Scotland resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain. मतलब कि 1701 में जो एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, उसके वजह से फॉर्मेशन हुआ था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का। इसके बाद रीजन में क्या लिखा है? इंग्लैंड वांटेड टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड, मतलब कि इंग्लैंड अपना इन्फ्लुएंस इम्पोज करना चाहता था स्कॉटलैंड के ऊपर। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। सबसे पहला ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब कि एजर्शन भी सही है और रीजन भी सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है एजर्शन के लिए। ऑप्शन बी में लिखा है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब कि एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए के लिए। ऑप्शन सी में लिखा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, मतलब कि एजर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। और ऑप्शन डी में लिखा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, मतलब कि एजर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर हम बात करें एजर्शन की, तो एजर्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ था 1701 में इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में, उसके वजह से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ था। तो एजर्शन हमारा करेक्ट है। अगर हम बात करें रीजन की, तो रीजन भी यहाँ पर ट्रू है, करेक्ट है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कैसे इंग्लैंड अपना प्रभाव डालना चाहता था स्कॉटलैंड के ऊपर और स्कॉटलैंड को वो दबाना भी चाहता था। तो एजर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। और अगर हम बात करें करेक्ट एक्सप्लेनेशन की, तो यहाँ पर ये जो रीजन दिया गया है, ये रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस एजर्शन के लिए, क्योंकि इंग्लैंड यहाँ पर अपना स्कॉटलैंड के ऊपर इन्फ्लुएंस इंपोज करना चाहता था, इसीलिए उसने फोर्स किया था स्कॉटलैंड को एक्ट ऑफ यूनियन में आने के लिए। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 23 को कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के तरफ। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस पॉलिटिकल लिबरलिज्म स्टूड फॉर। ये बहुत आसान है, यहाँ पर आपको बताना है कि न्यू मिडिल क्लासेस के लिए पॉलिटिकल लिबरलिज्म का मतलब क्या था। आपके ऑप्शंस हैं ए गवर्नमेंट बाय कंसेंट, मतलब कि हमारे मर्जी की सरकार। ऑप्शन बी एब्सोल्यूट मोनार्की, मतलब कि मोनार्क के हाथ में ही सारी की सारी पावर्स हो। ऑप्शन सी मिलिट्री रूल, मतलब कि आर्मी का रूल हो। या फिर ऑप्शन डी डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, मतलब कि किंग्स के पास डिवाइन राइट्स हो, अधिकार हो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गवर्नमेंट बाय कंसेंट। न्यू मिडिल क्लासेस के लिए पॉलिटिकल लिबरलिज्म का मतलब था
कि वो अपनी सरकार खुद से ही चुने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड। ये भी मैच द फॉलोइंग टाइप का ही क्वेश्चन है। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आपको दी गई है, आपको इन दोनों को मैच करना है। अगर आप लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को देखें तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन दिया गया है चैप्टर 1 में दी गई सबसे पहली पेंटिंग से, जो कि बनाई थी फ्रेडरिक सोरियू ने। तो चलिए अब देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर फ्रेडरिक सोरियू। फ्रेडरिक सोरियू कौन थे? ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने वो पेंटिंग बनाई थी, एक यूटोपियन विजन बनाया था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स का। तो यहाँ पर हम फ्रेडरिक सोरियू को किसके साथ मैच करेंगे? हम मैच करेंगे इनका नाम बी, फ्रेंच आर्टिस्ट के साथ। तो 1 का करेक्ट आंसर होगा बी, फ्रेंच आर्टिस्ट। इसके बाद है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या सिंबलाइज करता है? टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, या फिर शैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस? इसका करेक्ट आंसर है ए, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। इसके बाद है फोरग्राउंड इन फ्रंट ऑफ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आप सबको पेंटिंग तो याद ही होगी। उस पेंटिंग में स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने नीचे के तरफ ग्राउंड के ऊपर कौन से टुकड़े पड़े थे? वो शैटर्ड पीसेस थे एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के। तो 3 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? डी, शैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद बचता है हमारा आखिरी ऑप्शन 4, सूर्योज यूटोपियन विजन। तो सूर्यो का यूटोपियन विजन क्या था? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, मतलब कि एक ऐसी दुनिया जहां पर डेमोक्रेसी हो और सोशल रिपब्लिक्स हो। तो 1 का करेक्ट आंसर है बी, 2 का करेक्ट आंसर है ए, 3 का करेक्ट आंसर है डी और 4 का करेक्ट आंसर है सी। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। In which year did Frederick Sorio prepare his series of 4 prints? यहाँ पर आपको बताना है कि फ्रेडरिक सोरियो ने जो 4 प्रिंट्स बनाए थे, जो पेंटिंग्स बनाई थी, वो कब बनाई थी? ऑप्शंस हैं ए 1789, बी 1815, सी 1848 या फिर डी 1858। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1848। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिगेन इन, ये बहुत इजी है, हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ आपको बताना है कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब शुरू हुई थी। आपके ऑप्शंस हैं ए 1815, बी 1821, सी 1830 या फिर डी 1848। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1821। अब बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू के तरफ। Which of the following revolutions is known as the first expression of nationalism? यहाँ पर आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी वो एक रेवोल्यूशन है जिसे फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म भी कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए रशियन रेवोल्यूशन, बी फ्रेंच रेवोल्यूशन, सी ग्लोरियस रेवोल्यूशन या फिर डी रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। ये बहुत आसान है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन को ही बोला जाता है फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, क्योंकि पहली बार नेशनलिज्म को व्यक्त किया गया था ओपनली फ्रेंच रेवोल्यूशन में ही। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फ्रेंच रेवोल्यूशन, और ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who was installed as the constitutional monarch in France after the July Revolution? यहाँ पर आपको बताना है कि फ्रांस में जुलाई रेवोल्यूशन के बाद किसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया गया था। आपके ऑप्शंस हैं ए लुई फिलिप, बी चार्ल्स 10, सी विक्टर इमानुएल 2 या फिर डी विलियम 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हमने ये पढ़ा था कि कैसे जुलाई में, जब जुलाई रेवोल्यूशन हुई थी 1830 में फ्रांस के अंदर, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सेटअप किया गया था
और लुई फिलिप को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया गया था फ्रांस का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लुई फिलिप। अब बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू के तरफ। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केवोर अमंग द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स केवोर के थे। केवोर कौन थे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ सर्दिनिया पीडमोंट। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कौन कौन से दिए गए हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है ही वॉज एन इटालियन स्टेट्समैन, मतलब कि केवोर एक इटालियन स्टेट्समैन थे। क्या ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद है ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर दैन इटालियन, मतलब कि वो फ्रेंच भाषा इटालियन भाषा से अच्छी बोलते थे। क्या ये कैरेक्टरिस्टिक केवोर का है? जी हाँ, ये भी सही है। इसके बाद है ही वॉज अ टैक्टफुल डिप्लोमैट, वो एक काफी शातिर डिप्लोमैट थे। क्या ये सही है? जी हाँ, ये भी करेक्ट है। इसके बाद है ही बिलोंग्ड टू अ रॉयल फैमिली, मतलब कि केवोर एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। अब ये कैरेक्टरिस्टिक गलत है। तो यहाँ पर कौन कौन से करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केवोर के? 1, 2 एंड 3। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। A government or system of rule that has no restraints on the power exercised is known as। तो एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसा सिस्टम ऑफ रूल जहां पर बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के पावर को एक्सरसाइज किया जाता है, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए यूटोपियन, बी प्लेबिसाइट, सी एब्सोल्यूटिस्ट या फिर डी सफरेज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले अगर हम बात करें यूटोपियन की, तो यूटोपियन का मतलब क्या होता है? एक विजन सोसाइटी का जो कि बहुत आइडियल होता है। ठीक है, जब हम सोसाइटी की कल्पना करते हैं, जो सोसाइटी बहुत ही आइडियल होती है, परफेक्ट होती है, तो उसी को हम यूटोपियन कहते हैं। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके बाद है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है? जब एक रीजन के लोग डायरेक्ट वोट करते हैं और किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करते हैं, तो उसी को प्लेबिसाइट कहते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता। इसके बाद यहाँ पर डी में दिया है सफरेज। सफरेज का मतलब क्या होता है? राइट टू वोट, वोट करने का अधिकार। तो ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट में ही एक ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म होती है या एक व्यक्ति के ही हाथ में सारी की सारी पावर दे दी जाती है, मतलब कि एब्सोल्यूट पावर को एक्सरसाइज किया जाता है सरकार द्वारा या फिर किसी एक व्यक्ति द्वारा, उसी को हम एब्सोल्यूटिस्ट कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एब्सोल्यूटिस्ट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें 4 पेयर्स हैं। पेयर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर हर एक ऑप्शन में एक व्यक्ति का नाम है, एक लीडर का नाम है, ठीक है, और उसके सामने एक जगह का नाम है, एक देश का नाम है जहां से वो बिलोंग करते थे। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है। सबसे पहले है ए ऑटो फॉन बिस्मार्क जर्मनी, उसके बाद है बी नेपोलियन बोनापार्ट स्पेन, उसके बाद ऑप्शन सी ज्यूसेपे गैरिबाल्डी फ्रांस एंड देन ऑप्शन डी बर्बन किंग्स इटली। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ए ऑटो फॉन बिस्मार्क जर्मनी। ऑटो फॉन बिस्मार्क ही रिलेटेड थे जर्मनी से, बिलोंग करते थे जर्मनी से, और ये प्राइम मिनिस्टर थे प्रशिया के। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें बाकी के तीनों ऑप्शंस की, तो ये गलत क्यों है? क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस से बिलोंग करते थे, स्पेन से नहीं। उसके बाद ज्यूसेपे गैरिबाल्डी इटली से बिलोंग करते थे, फ्रांस से नहीं। और बर्बन किंग्स या तो फ्रांस में थे या फिर स्पेन में, इटली में नहीं। इसीलिए ये तीनों गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू के तरफ। In 1845, weavers in which region led a revolt against contractors? यहाँ पर आपको बताना है कि 1845 में एक रिवोल्ट हुआ था जो किया गया था वीवर्स द्वारा कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट, मतलब कि जो लोग बुनाई का काम करते थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट एक रिवोल्ट शुरू किया था 1845 में।
आपको बताना है कि कौन से रीजन में ये रिवॉल्ट किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं एक सिलेशिया, बी राइनलैंड, सी बवारिया या फिर डी पेरिस। आप सबको याद होगा हमने पॉपुलर रिवॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था और वहां पर हमने समझा था कि 1845 में वीवर्स ने हाई वेजेस के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया था सिलेशिया में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए सिलेशिया। अब बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू के तरफ जो कि एक 1 स्टार एमसीक्यू है। Which one of the following Italian states was ruled by an Italian princely house? ये तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी एक इटालियन स्टेट थी जो कि रूल करी जा रही थी इटालियन प्रिंसली हाउस द्वारा। आपके ऑप्शंस हैं ए पैपल स्टेट, बी लोम्बार्डी, सी सर्दिनिया पीडमोंट और डी वेनेशिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सर्दिनिया पीडमोंट। यहाँ पे कौन से रूलर थे? विक्टर इमैनुअल II और वो इटालियन थे। बाकी की तीनों ही इटालियन स्टेट्स में फॉरेन रूलर्स रूल कर रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू के तरफ। द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट मेट इन विच बिल्डिंग एज शोन इन द पेंटिंग। तो ये एक पेंटिंग बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है कि ये कौन सी बिल्डिंग है जहां पर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन हुई थी, मतलब कि मिली थी। आपके ऑप्शंस हैं ए पैलेस ऑफ वर्सेल्स, बी राइक्सटैग, सी चर्च ऑफ सेंट पॉल या फिर डी हॉल ऑफ मिरर्स। इसका करेक्ट आंसर क्या है? आप सबको याद होगा हमने इस पेंटिंग को काफी डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहला ऑप्शन देखें पैलेस ऑफ वर्सेल, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पैलेस ऑफ वर्सेल्स में जर्मन नेशन को प्रोक्लेम किया गया था, लेकिन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट यहाँ पर नहीं मिली थी। उसके बाद अगर हम बात करें राइक्सटैग की, तो राइक्सटैग क्या होता है? ये जर्मन नेशन का पार्लियामेंट है, इसीलिए ये भी गलत जवाब है। इसके बाद अगर हम देखें ऑप्शन डी हॉल ऑफ मिरर्स, तो हॉल ऑफ मिरर्स पैलेस ऑफ वर्सेल्स में ही है, जहां पर सभी लोग मिले थे और उन्होंने जर्मन नेशन को प्रोक्लेम किया था। तो ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी चर्च ऑफ सेंट पॉल। आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये चर्च काफी ज्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट मिली थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। Read the statements regarding the revolution of the liberals in Europe during 1848 and choose the correct option. तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है रिगार्डिंग रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स जो कि 1848 में यूरोप में हुई थी। आपको इनको देखना है, आइडेंटिफाई करना है और फिर करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो चलिए एक एक करके स्टेटमेंट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट है एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क इन फ्रांस, मतलब कि 1848 में फ्रांस के जो मोनार्क थे वो रेवोल्यूशन के वजह से भाग गए थे। कौन से मोनार्क? लुई फिलिप। तो क्या ये करेक्ट है? जी हाँ, ये करेक्ट है। लुई फिलिप भाग गए थे फ्रांस से जब रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी 1848 में। इसके बाद दूसरी स्टेटमेंट है यूनिवर्सल मेल सफरेज प्रोक्लेम्ड इन फ्रांस, मतलब कि फ्रांस में यूनिवर्सल मेल सफरेज को प्रोक्लेम कर दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था। क्या ये सही है? क्या मेल्स को वोटिंग राइट्स दिए गए थे फ्रांस में? जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसके बाद है पॉलिटिकल राइट्स फॉर विमेन ग्रांटेड, मतलब कि महिलाओं को पॉलिटिकल राइट्स दे दिए गए थे। अब क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी नहीं, हम जानते हैं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। लास्ट स्टेटमेंट दी गई है डिमांड्स फॉर फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ये भी करेक्ट है क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एसोसिएशन की डिमांड्स करी गई थी 1848 में रेवोल्यूशंस के दौरान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1, 2 एंड 4। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1, 2 एंड 4। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 36 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। Two statements are given below. They are assertion and reason.
रीड बोथ द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी एक assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चन ही है। यहाँ पे एक assertion दिया गया है और एक रीजन। चलिए दोनों को पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं assertion की। On 18 May 1848, 831 elected representatives convened in the Frankfurt Parliament। मतलब कि 18 मई 1848 के दिन 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मिले थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। इसके बाद रीजन दिया गया है, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू विमेन। मतलब कि जब ये सभी लोग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में मिले थे, उन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को जब कन्वीन किया था, तो उसके बाद सभी रिप्रेजेंटेटिव्स ने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू विमेन। मतलब कि उन्होंने रिवोल्ट किया था इस बात के लिए कि महिलाओं को पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और ऑप्शंस को समझ लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में दिया गया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब कि assertion भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन सही है assertion के लिए। ऑप्शन बी में दिया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब कि assertion भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन सही नहीं है इस assertion के लिए। ऑप्शन सी में दिया है A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। मतलब कि assertion करेक्ट है लेकिन रीजन गलत है। और ऑप्शन डी में दिया है A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। मतलब कि assertion गलत है बट रीजन सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर हम बात करें assertion की, तो assertion यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगर हम बात करें रीजन की, तो रीजन यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट है, गलत है, क्योंकि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। वहां पे किसी भी प्रकार का रिवोल्ट नहीं हुआ था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले MCQ के तरफ। The term लाभपत्री used during the French Revolution refers to। यहाँ पर आपको बताना है कि लाभपत्री टर्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं A the fatherland, B the citizen, C the motherland या फिर D the monarch। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन A the fatherland। हमने पढ़ा था कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान नेशनलिज्म की फीलिंग्स को बढ़ाने के लिए दो आइडियाज का इस्तेमाल किया गया था। पहला आइडिया था लाभपत्री का और दूसरा आइडिया था ले सीतवायां का, जिसका मतलब होता है दी सिटीजन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है दी फादरलैंड। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ले सीतवायां का मतलब क्या होता है, तो उसका आंसर होगा दी सिटीजन। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। In which year was Victor Emmanuel II proclaimed king of United Italy? यहाँ पर आपको बताना है कि विक्टर इमानुएल II को कब बनाया गया था राजा यूनाइटेड इटली का। ऑप्शंस हैं A 1861, B 1848, C 1870 या फिर D 1871। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन A 1861। अब बढ़ते हैं अगले MCQ के तरफ। Who was the female allegory of the French nation? बहुत ही इजी है, यहाँ पर आपको बताना है कि फ्रेंच नेशन की फीमेल एलेगरी का क्या नाम था। ऑप्शंस हैं A जर्मानिया, B ब्रिटानिया, C मारियान या फिर D लिबर्टी। इसका सही जवाब क्या है? सही आंसर है ऑप्शन C मारियान, जिनके बारे में हमने काफी डिटेल में पढ़ा था। जर्मानिया की अगर हम बात करें तो ये जर्मन नेशन की एलेगरी है और ब्रिटानिया किसकी एलेगरी है? ब्रिटेन की। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मारियान। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who were the junkers of Prussia? यहाँ पर आपको बताना है कि प्रशिया के जंकर्स कौन थे। ऑप्शंस हैं A एरिस्टोक्रेसी, B पेजेंट्स, C लार्ज लैंड ओनर्स या फिर D सोल्जर्स। हम सबको पता है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लार्ज लैंड ओनर्स। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। द टर्म फोक जाइस्ट रेफर्स टू। आपको यहाँ पर बताना है
कि फोक्स जाइस्ट का मतलब क्या होता है। ऑप्शंस हैं ए द स्पिरिट ऑफ द नेशन, बी द कॉमन पीपल, सी द पावर ऑफ द किंग या फिर डी द एरिस्टोक्रेसी। अगर हम बात करें कॉमन पीपल की तो कॉमन पीपल को जर्मन में कहते हैं दास फोक, ना कि फोक जाइस्ट, तो ये तो गलत है। उसके बाद अगर हम बात करें द पावर ऑफ द किंग की, मतलब कि किंग बहुत शक्तिशाली हो, ये भी गलत है। और अगर हम बात करें एरिस्टोक्रेसी की तो ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए द स्पिरिट ऑफ द नेशन। जर्मन भाषा में फोक जाइस्ट का मतलब होता है द स्पिरिट ऑफ द नेशन, मतलब कि नेशन की आत्मा, नेशन की सोल, जिसके बारे में किसने बात करी थी? योहान गॉटफ्रीड हर्डर ने बात करी थी रोमांटिसिज्म के आइडिया में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। Which of the following is not a part of the United Kingdom of Great Britain? आपको यहाँ पर सिंपली बताना है कि इन चारों में से कौन सी एक ऐसी कंट्री है जो कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा नहीं है। ऑप्शंस है ए इंग्लैंड, बी पोलैंड, सी स्कॉटलैंड एंड डी आयरलैंड। ये बहुत इजी है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी पोलैंड, क्योंकि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का ही हिस्सा है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर है बी पोलैंड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। The inhabitants of the Balkan region were broadly known as, यहाँ पर आपको बताना है कि बॉल्कन रीजन में जो लोग रहते थे ज्यादातर उनको किस नाम से बुलाया जाता था या वो क्या कहलाते थे। ऑप्शंस हैं ए रोमन्स, बी स्लैव्स, सी जंकर्स या फिर डी क्रोट्स। तो सही जवाब क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्लैव्स। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन के तरफ, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 45। The Zolvarine was formed to, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ज़ोल्वरीन को क्यों फॉर्म किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं ए इम्पोज कस्टम्स ड्यूटीज, मतलब कि कस्टम्स ड्यूटीज को इम्पोज करने के लिए, लागू करने के लिए। ऑप्शन बी प्रमोट मोनार्की, मतलब कि मोनार्की को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन सी अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, यानी कि टैक्स बैरियर्स को, टैरिफ बैरियर्स को अबॉलिश करने के लिए, खत्म करने के लिए। या फिर ऑप्शन डी रेगुलेट फॉरेन ट्रेड, मतलब कि फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हम सब ने ज़ोल्वरीन के बारे में काफी अच्छे से पढ़ रखा है। हम ये जानते हैं कि ज़ोल्वरीन एक कस्टम्स यूनियन था जिसे फॉर्म किया गया था प्रशिया के इनिशिएटिव द्वारा। और क्यों फॉर्म किया गया था? अबॉलिश करने के लिए टैरिफ बैरियर्स को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स। तो इसी के साथ हमने द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के सभी एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया है। और इन सब एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेने के बाद मैं आप सभी को दे रही हूं एक होमवर्क क्वेश्चन। ये एक पेंटिंग बेस्ड एमसीक्यू है जहां पर एक पेंटिंग दी गई है और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको इस पेंटिंग को अच्छे से देखना है, समझना है और करेक्ट आंसर को चुनना है। तो आप इस पेंटिंग को अच्छे से समझिए, इस क्वेश्चन को समझिए और करेक्ट आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन सभी एमसीक्यूज को सॉल्व करना आपके लिए काफी ज्यादा आसान रहा होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले चैप्टर के ऑल एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू।